बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम साइटोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जो है साइटोलॉजी, उसमें हम राइबोसोम को स्टडी करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने न्यूक्लियस, उसके बाद उसके जो नाइबर ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी। उसमें फिर रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने राइबोसोम को जस्ट थोड़ा सा टच किया था। आज हम राइबोसोम के ऊपर कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे MCQs को भी साथ साथ उसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे MCQs इसमें मौजूद हैं। सो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को देख लें। उसके बाद आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है राइबोसोम। दे आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। ठीक है, बोथ क्या है हमारे साथ जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में प्रेजेंट हैं। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पार्टिकल्स हैं और इसमें मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन नहीं है, सो दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में हमने बात की थी कि प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म या वो सेल्स होते हैं जिसमें हमारे साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती। सो राइबोसोम, यहाँ से एक और बात आ जाती है कि राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, सो दे आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन। किस चीज़ से बना हुआ है? RNA और प्रोटीन से बना हुआ है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, इसके लिए दूसरा नेम क्या आ गया कि ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनेली के ऊपर हैं तो फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनेली के ऊपर हैं और उसे फिर हम कौन सा नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जनरली बात कर रहे हैं कि जो राइबोसोम होती हैं या ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और जो इसकी कंपोजिशन है वो क्या है? RNA और प्रोटीन से बनी हुई है। ठीक है, और इस RNA और प्रोटीन के बनने की वजह से इसे एक और नाम दिया जाता है जिसे हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। डिस्कवरी पर आते हैं तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था क्लाउडे, जिसने आइसोलेट किया था साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल से। ठीक है, और उसे फर्स्टली नेम दिया था माइक्रोसोम। ठीक है, माइक्रो मीन स्मॉल एंड सोम मीन बॉडी। इसे स्मॉल बॉडी का नाम दिया गया था 1941 में। उसके बाद रॉबिन्सन था और ब्राउन, टू अनदर साइंटिस्ट, दे वर्क ऑन इट एंड दे आइसोलेटेड फ्रॉम द विसिया फेबा, एक प्लांट है, ठीक है, जिसे हम बोर्ड बीन भी कहते हैं। इंग्लिश नेम उसका क्या है? बोर्ड बीन, और जो बोटानिकल नेम है वो विसिया फेबा है। उसके रूट सेल से आइसोलेट किया था। ठीक है, उसके बाद जो जॉर्ज एमएल पैलेट है 1950 में, उसने भी इस पर रिसर्च किया और उसके बाद इसे दूसरा नाम दिया गया। ठीक है, पैलेट ग्रेन्यूल का नाम दिया गया। पैलेट कौन है? ये साइंटिस्ट का नाम है, यानी बायोलॉजिस्ट है। ठीक है, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है। उसने 1950 में इन ऑर्गेनेली को दोबारा देखा। किस चीज़ से? अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और उसने कहा कि हमारे साथ डेंस पार्टिकल्स हैं या ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिसने नेम उसे क्या दिया? पैलेट ग्रेन्यूल का नाम दिया। पैलेट इसका अपना नाम है, इसलिए उसने ग्रेन्यूल के साथ लगा लिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम राइबोसोम के नाम की बात करें या राइबोसोम टर्म की बात करें तो ये 1958 में यूज़ हुआ है। ठीक है, सो ये इसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कवरी थी कि सबसे पहले क्लाउडे ने आइसोलेट किया एनिमल के साइटोप्लाज्म से। ठीक है, और उसने इसे नाम दिया माइक्रोसोम। उसके बाद रॉबिन्सन और ब्राउन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया और उसके बाद इसे विसिया फेबा जो प्लांट है बोर्ड बीन, उससे आइसोलेट किया। ठीक है, उसके रूट से। आफ्टर दैट जॉर्ज एमएल पैलेट जो है 1950 के दरमियान, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि ये डेंस पार्टिकल हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं या कुछ अनदर ऑर्गेनेली के ऊपर भी मौजूद हैं, और उसे फिर पैलेट ग्रेन्यूल का नाम दिया गया। लेकिन अगर हम टर्म राइबोसोम की बात करें तो उसे 1958 में ये नाम दिया गया है। ठीक है, डिफरेंट टर्म इसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इंजन ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है। ओके, उसके बाद पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है, ट्रांजिशनल अपरेटस भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको 3 टर्म
का पहले पता चल चुका है, ठीक है। पैलेट पार्टिकल साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से बताया जा रहा है। प्रोटीन फैक्ट्री फंक्शन में हम देखेंगे कि ये कैसे प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल जो यहाँ पर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन यानी जी, क्योंकि न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है, और न्यूक्लियस से आए हुए हैं। ओके, फाउंड एक्सेप्ट, अब राइबोसोम कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और कहाँ नहीं पाए जाते, ठीक है। तो राइबोसोम जो है ये हमारे साथ मैच्योर स्पर्म, जो जितने भी मैच्योर स्पर्म हैं उसमें नहीं होता, और मेमेलियन आरबीसी में भी नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ऑर्गेनेलीज पर देख लें तो हमने एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की है, उसके अलावा ये हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया पर भी मौजूद होते हैं और प्लास्टिड्स पर भी मौजूद होते हैं। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया पर मौजूद हैं तो फिर उसे हम राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। अगर प्लास्टिड्स पर हैं तो फिर उसे हम प्लास्टिडो राइबोसोम्स कहते हैं। ओके, सो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पर ये मौजूद होते हैं। ओके, आगे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो राइबोसोम्स के का स्ट्रक्चर क्या है, 2 डिफरेंट थिंग से बना हुआ है, ठीक है। एक को हम लार्जर सब यूनिट कहते हैं और दूसरे को हम स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं। जो लार्जर सब यूनिट होता है वो अटैच होता है किसके साथ, किसी भी ऑर्गेनेली के साथ। अगर फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया पर मौजूद है या प्लास्टिड पर मौजूद है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद है तो वो अटैच होता है, और अटैच किस प्रोटीन की वजह से होता है उसे हम राइबोपोरिन कहते हैं, ठीक है। एक प्रोटीन है जिसकी वजह से अटैच होता है किसी भी ऑर्गेनेली के साथ, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, राइबोपोरिन कहते हैं। स्मॉल यूनिट जो होता है, स्मॉल सब यूनिट, वो फ्रीली मूवमेंट करता है साइटोप्लाज्म में। लॉजिक बिहाइंड 70S एंड 80S, हम 70S और 80S की बात करते हैं कि जो हमारे साथ प्रोकैरियोट है उसमें क्या है, 70S है राइबोसोम, और जो यूकैरियोट है उसमें 80S है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हम इसे 70S और 80S कहते हैं। सो जो प्रोकैरियोट हैं उसको हम स्मॉलर कहते हैं, ठीक है, राइबोसोम वो 70S है, और जो यूकैरियोट है उसे हम लार्जर कहते हैं और वो 80S है। अब यही स्मॉलर जो राइबोसोम है प्रोकैरियोट में, ये फिर हमारे साथ दोबारा लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट से बना हुआ है, जिसमें लार्जर सब यूनिट को हम 50S कहते हैं और स्मॉलर सब यूनिट को हम 30S कहते हैं। इसी तरह यूकैरियोट में हम लार्जर को 60S और स्मॉलर को 40S कहते हैं। अब बात आती है कि इसे S या 40S या 30S ये क्यों कहते हैं। अगर यहाँ पर आप लॉजिकली अगर कॉमन सेंस यूज़ करते हैं तो 50 + 30 क्या आता है, 80S आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 70S। और अगर इसी तरह आप यहाँ 60 और 40 को देखते हैं और कॉमन सेंस यूज़ करते हैं तो इसके एडिशन से हमारे साथ 80S आता है। लेकिन यहाँ पर जो फिनोमेना है वो चेंज है, और वो फिनोमेना किसने ईजाद किया या किसने डिस्कवर किया, उसका नाम था स्वेडबर्ग, ठीक है। एक स्वीडिश केमिस्ट था थियोडर स्वेडबर्ग। उसने क्या किया, उसने इसके लिए जो राइबोसोम है या डेंस पार्टिकल है या जो ग्रेन्यूल्स हैं इसके लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन का इस्तेमाल किया, और सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए से इसकी डेंसिटी ग्रेडियंट मालूम की, या हम उसे कहते हैं कि जो सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट है उसको मालूम किया। उसने इन पार्टिकल्स को सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए से वहाँ पर जो रोटेट किया, ठीक है, उसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए से, और उसकी जो डेंसिटी थी वो मालूम की, ठीक है। उस डेंसिटी के बेस पर इसे 60S और 40S का नाम दिया गया। इसका मिसाल एक सिंपल सा एग्जांपल किस तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूकैरियोट का लेते हैं, यूकैरियोट में 80S, ठीक है, तो 60S ये आपके साथ ये हो गया और 40S ये हो गया। अब देखें, अगर आप इसको डायरेक्टली इस तरह देखते हैं, ऐड करते हैं तो ये क्या आता है, 80S आता है। लेकिन आप अगर इसकी डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पर करते हैं तो देखिए अगर ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो इससे क्या बन जाता है, 80S बन जाता है, यानी ये कम हो जाते हैं, इसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है। सो दैट्स वाई वी कॉल द डेंसिटी ग्रेडियंट। S को हम यहाँ पर जो हमने S लिखा हुआ है इसे हम सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट कहते हैं। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल व्हेन सेंट्रीफ्यूज। जब सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए से ऐसे सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं या सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसकी जो सेडिमेंटेशन रेट है उसके बेस पर इसे ये 70S और 80S कहा जाता है, ठीक है। अगर हम कंपोजिशन को देख लेते हैं कि 70S की कंपोजिशन किस तरह है और 80S की, तो 70S की जो कंपोजिशन है उसमें 60 से 65% राइबोसोमल RNA मौजूद होती है और 35 से 40% प्रोटीन होती है। इसी तरह 80S जो है यूकैरियोट में
तो उसमें 45% राइबोसोमल आरएनए होती है और 55% प्रोटीन होती है। ये भी आपके साथ एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है। ये पोर्शन भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये वाला भी। इसी तरह स्वेडबर्ग ने, अगर आप देख लेते हैं कि हमारे साथ अगर मेजरमेंट में ये एक क्वेश्चन और भी आता है कि सर फिज़िकल केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में हम अगर देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एसआई यूनिट होते हैं। तो एसआई यूनिट में स्वेडबर्ग यूनिट का नाम नहीं है क्योंकि वहाँ पर 7 बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ एसआई यूनिट में नहीं आता, ठीक है। इसने सिर्फ इसी ग्रेडियंट के हवाले से या डेंसिटी के हवाले से ये मेजरमेंट की थी राइबोसोम के लिए, ठीक है। और इसे फिर इसके काम पर नोबेल प्राइज़ भी मिला 1928 में। आफ्टर दैट अगर हम शेप के ऊपर जाएं कि हमारे साथ जो लार्जर सब यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट है इसकी शेप किस तरह है। सो लार्जर सब यूनिट आर रिज, स्टाक एंड अटैच्ड। हमने पहले बात की कि जो लार्जर यूनिट होती है वो अटैच होती है किसी भी ऑर्गेनेली के साथ। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अटैच होगी, अगर हम प्लास्टिड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अटैच होगी, अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो वहाँ पर भी अटैच होगी। अब किस बाय द हेल्प ऑफ विच प्रोटीन, और उस प्रोटीन को हम फिर राइबोपोरिन कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये एमसीक्यूज़ में याद रखना है। अब इसमें जो हमारे साथ लार्जर सब यूनिट हैं इसमें 3 साइट्स हैं। द वन इज़ एक्टिव साइट, द सेकंड वन इज़ पेप्टाइड बॉन्ड साइट, ठीक है, और द थर्ड वन इज़ एग्जैक्ट साइट, अमाइनो एसाइल साइट या एक्सेप्टल, ठीक है। और द सेकंड वन इज़ पी पेप्टाइडल यानी डोनर, या ई साइट जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसको हम फंक्शन में डिटेल से पढ़ते हैं। तो लार्जर सब यूनिट में क्या है, 3 पोर्शंस हैं, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। स्मॉलर सब यूनिट पे आते हैं तो उसमें क्या है, इट इज़ अ फ्लैट प्लेटफॉर्म, ठीक है, हेड, बेस एंड क्लेफ्ट आर प्रेजेंट। और ये मैसेंजर आरएनए को बाइंडिंग करता है। यहाँ पर मैसेंजर आरएनए क्या होती है, बाइंड होती है। अब आते हैं फंक्शन की साइड पे, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है। जब न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए निकलता है, ठीक है, न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से मैसेंजर आरएनए निकलता है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, फॉर एग्जांपल प्लास्टिड के पास जाता है, या फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही में रहता है, ठीक है। वहाँ पर क्या करता है, राइबोसोम के पास आते हैं। अब राइबोसोम में क्या होता है, अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज है, ठीक है। वो क्या करता है, यहाँ से तो मैसेंजर आरएनए आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्या होता है, मैसेंजर आरएनए आ जाता है। और इसी के हिसाब से आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जो स्मॉलर यूनिट होते हैं और लार्जर सब यूनिट होती हैं ये अलहदा होती हैं, ठीक है। ये पहले क्या होती हैं, ये अलहदा होती हैं, लेकिन जैसे ही मैसेंजर आरएनए आती है और वहाँ पर यहाँ स्मॉलर सब यूनिट पर अटैच हो जाती हैं, ठीक है, बाइंडिंग साइट पर, तो यहाँ पर जो अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज है वो क्या करता है, वो अमाइनो एसिड को एक्टिव करता है। वहाँ से, कहाँ से, यानी साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को ले आता है, ठीक है। और अमाइनो एसिड के साथ क्या करता है, जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो अमाइनो एसिड को अपने साथ अटैच कर लेता है। और इस अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन कहते हैं, कि यहाँ पर अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन होती है। कौन करता है, अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अमाइनो एसिड होती है उसको वो ले आता है ट्रांसफ़र आरएनए और अपने साथ अटैच कर लेता है, और फिर क्या करता है, लार्जर सब यूनिट में आता है। क्या करता है, लार्जर सब यूनिट में। अब यहाँ पर क्या है, मैसेंजर आरएनए बिल्कुल अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है कि इसके लिए एंटीकोडान आएगा। क्या आएगा, एंटीकोडान आएगा। और वो एंटीकोडान क्या है, यही अमाइनो एसिड है, वो आएगा। कौन ले आएगा, अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज ले आएगा, उसको पहले एक्टिव करेगा और फिर ए साइट पर, जिसे हमने यहाँ पर अमाइनो एसाइल साइट या एक्सेप्टल कहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक्टिवेट होता हुआ ए साइट पे आता है और ए साइट के बाद पी साइट पे आता है, और पी साइट के लिए ये क्या करता है, एज ए एंटीकोडान काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए है, उस पर फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, ए यानी एक कोडान है, ठीक है, जिसमें एक कोडान है और उसी कोडान के लिए एंटीकोडान चाहिए, फॉर एग्जांपल यूरासिल हो गया, ठीक है। मैसेंजर आरएनए क्या है, यूरासिल है, वहाँ से एडेनिन आ गया और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। अब ये पी साइट क्या करता है, पी साइट उससे अमाइनो एसिड ले लेता है, ठीक है, अमाइनो एसिड ले लेता है और उसके बाद यहाँ पर क्या कर लेता है, बॉन्ड बनाना शुरू कर लेता है। फॉर एग्जांपल पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। अब इसी तरह दोबारा
अमाइनो एसिड क्या करता है, दूसरे अमाइनो एसिड को लाता है, एक्टिव करता है और इसी हिसाब से यहाँ पर एक लॉन्ग चेन बनता जाता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। अब ई का क्या काम है, यहाँ पर ई जो एग्जिस्ट साइट है वो क्या करता है, यही अमाइनो एसिड को, या जिसे हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए को एग्जैक्ट करता है। यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी तरह से अमाइनो एसिड सॉरी जो हमारे साथ ई साइट है, एग्जिस्ट साइट है, वो ट्रांसफ़र आरएनए को साइड पे करता जा रहा है। इससे क्या ले रहा है, अमाइनो एसिड ले रहा है और अमाइनो एसिड से हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, एक पेप्टाइड बांड बनता जा रहा है, ठीक है। सो आज के टॉपिक में हमने राइबोसोम के बारे में बात की, उसके डिस्कवरी के बारे में बात की, फिर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो हमने टर्म यूज़ किया था प्रोटीन फैक्ट्री, तो प्रोटीन फैक्ट्री इसी बेस पर कहा जाता है कि यहाँ पर जो प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। या जो राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है। सो यहाँ पर बहुत सारे MCQs आज हमने डिस्कस किए हैं। काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।